Hello students, welcome to my YouTube channel Lesson Point. Today we will going to discuss about Lev Vygotsky social development theory. इनका फुल नेम था लेव सिमेनोविच वाइगोत्स्की 1896 टू 1934। तो आज के इस वीडियो में हम लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और इनके इंट्रोडक्शन के बारे में भी जानेंगे, ये कौन थे और कहाँ से बिलोंग करते थे इसके बारे में भी जानेंगे, और इन्होंने जो थ्योरी दी है उसके बारे में हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं ये कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार हम गलत क्वेश्चन कर लेते हैं और हमें कंफ्यूजन बना रहता है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे जिससे हमारे फुल दूर हो जाएंगे। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिज इंट्रोडक्शन, who was Lev Vygotsky. So Lev Vygotsky was born in Russia in 1896. इनका जन्म रशिया में 1896 में हुआ था। He died at the young age of 37 from tuberculosis, यानी कि इनका देहांत सिर्फ 37 साल की यंग एज में ही हो गया था तपेदिक की वजह से। और नेक्स्ट जो है, ड्यू टू हिज अर्ली डेथ मोस्ट ऑफ हिज थ्योरीज वर लेफ्ट अनडेवलप्ड। उनकी जल्दी ही मृत्यु हो जाने की वजह से उनकी बहुत सारी जो थ्योरीज, जो सिद्धांत थे, वो अनडेवलप्ड रह गए थे। और his work in the last 10 years of his life has become the foundation of much research and theory in cognitive development. उनका जीवन के अंतिम 10 सालों में उन्होंने बहुत सारे वर्क किया कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, रिसर्चेस की, वो सिद्धांत दिए, उनकी एक नींव डाली। ओके, तो ये था इनके बारे में इंट्रोडक्शन इनका। और नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। इन्होंने जो सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, इस पे अक्सर क्वेश्चन बनता है कि सोशल डेवलपमेंट थ्योरी कौन से साइकोलॉजिस्ट ने दी है। तो आपको एग्जांपल में दे दिया जाएगा जीन पियाजेस, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग और फ्रीउड, इस तरह से ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो जिसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। तो सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में क्या है, सोशल इंटरेक्शन। इन्होंने बोला था कि सोशल इंटरेक्शन जो है अफेक्ट्स द लर्निंग प्रोसेस इन एन इंडिविजुअल। सोशल इंटरेक्शन एक इंडिविजुअल में लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करता है, यानी कि एक व्यक्ति में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, जो कि सोशल इंटरेक्शन है। और इन दूसरा पॉइंट ये था, सोशल इंटरेक्शन क्रिएट्स कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस अपॉन द इंडिविजुअल। व्यक्ति में चेतना और जागरूकता पैदा करता है। सोशल इंटरेक्शन जो है वो एक व्यक्ति में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। दूसरा, वो क्या करता है, व्यक्ति में चेतना और जागरूकता को पैदा करता है। नॉर्मली सोशल इंटरेक्शन से मतलब ये है कि हम अपने आसपास के, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, नए फ्रेंड्स बनाते हैं, नए ग्रुप्स बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारी एक लर्निंग होती है, ये हमारी लर्निंग को इफेक्ट करता है। हम जिस तरह के सोशल ग्रुप में रहेंगे, अच्छे ग्रुप में रहेंगे या खराब ग्रुप में रहेंगे, हम वैसा ही सीखेंगे। और ये हमारे अंदर कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस भी पैदा करता है। जैसे कि हम अगर किसी सोसाइटी में होने वाली किसी चीज के खिलाफ जा रहे हैं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है वहां की किसी चीज से, किसी भी रूल से, किसी भी जो पुराने रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके लिए आपको अगर मतलब जागरूकता पैदा करता है कि ये, कई बार हम उन रूल्स का विरोध करते हैं लेकिन, और वो हमारे लिए अच्छे होते हैं, तो उनके बारे में भी हम जागरूक होते हैं कि वो चीजें सही है या गलत है। तो सोशल इंटरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में। तो ये थे दो पॉइंट्स। नेक्स्ट ये है, इन्होंने बोला था द मेजर थीम ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज द सोशल इंटरेक्शन प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। वाइगोत्स्की के सैद्धांतिक ढांचे का प्रमुख विषय यह है कि सामाजिक संपर्क अनुभूति के विकास में एक मौलिक भूमिका निभाता है। यानी कि अनुभूति मतलब सोशल इंटरेक्शन जो है, अनुभूति मतलब कॉग्निशन यानी कि संज्ञान। तो सोशल इंटरेक्शन जो है वो संज्ञान में एक मौलिक भूमिका निभाता है। इससे पहले जो हमने वीडियो देखा था, जो मेरा लास्ट वीडियो था जीन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, तो वहां पर मैंने कॉग्निशन आपको फुल एक्सप्लेन किया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाके जीन पियाजेस के बारे में भी देख सकते हैं। उनका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने दोनों पे वीडियो बनाया हुआ है। तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कॉग्निशन होता क्या है। हमारे जितने भी मेंटल प्रोसेसेस होते हैं उन्हीं को हम कॉग्निशन बोलते हैं। और जो सोशल इंटरेक्शन है, ये एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है हमारे कॉग्निशन में। तो नेक्स्ट जो पॉइंट ये है,
कि he believed that the social interactions that children engaged in help them to both discover and create meaning from the things that they discover. उनका मानना था कि जिन सामाजिक अंतःक्रियाओं में बच्चे लगे हुए हैं, उन्हें उन चीजों से अर्थ खोजने और बनाने में मदद मदद मिलती है जो भी खोजते हैं। मतलब सोशल इंटरेक्शंस में चिल्ड्रन ज्यादा से ज्यादा एंगेज रहते हैं, उनको नए नए फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है और कुछ चीज़ों के बारे में जो डिस्कवर करते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं, उनके आस-पास जो चीज़ें हो रही हैं, उनके एनवायरनमेंट में या फिर सोशल एनवायरनमेंट में जो चीज़ें हो रही हैं, उनको वो हमेशा डिस्कवर करते रहते हैं, उनकी मीनिंग ढूँढते रहते हैं। तो जब उनका सोशल इंटरेक्शन होता है आपस में, तो बहुत सारे उनके क्वेश्चन्स के आंसर उनको मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं सोशल डेवलपमेंट में सोशल इंटरेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है। अगर किसी बच्चे को हम चाहें उसको घर में बंद करके उसका सोशल डेवलपमेंट कर सके तो ये पॉसिबल नहीं है। सोशल डेवलपमेंट के लिए उसका सोशल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने आसपास के लोगों से, अपने पीयर ग्रुप के साथ, टीचर्स के साथ, सभी के साथ सोशल इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये है मेजर थीम्स ऑन दिस थ्योरी। उनकी जो थ्योरी थी उसकी मेजर थीम्स थी कुछ। फर्स्ट ये था रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसके बारे में हम पढ़ चुके थे। और सेकंड ये है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि एमकेओ, अधिक जानकार अन्य। और थर्ड इनका जो थर्ड मेजर थीम जो है वो है जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं जेडपीडी, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और फोर्थ पॉइंट है स्कैफोल्डिंग, यानी कि एक अस्थायी संरचना, इसको मचान भी बोलते हैं। एक जैसे कि अस्थायी संरचना मतलब जब भी कोई मीनार या घर या मंदिर कुछ बन रहा होता है तो एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, तो उसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो अब हम इन पॉइंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है, सेकंड हम पढ़ेंगे अब मोर नॉलेजेबल अदर। अभी पहले हम देखेंगे रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, उन्होंने बोला था लैंग्वेज प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मेंटल डेवलपमेंट। उन्होंने बोला था जो भाषा है वो मानसिक विकास में केंद्रीय भूमिका निभाती है, क्योंकि भाषा के बिना हम अपने मन के भावों को प्रकट नहीं कर सकते। एक लैंग्वेज ही है जिसके द्वारा हम आपस में एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये था कि लैंग्वेज इज द मेन मीन्स बाय विच एडल्ट्स ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू चिल्ड्रन। भाषा ही एक वही मुख्य साधन है जिसके द्वारा जो एडल्ट्स हैं हमारे घर में, वो अपने घर में या बाहर जो भी हैं, वो अपने बच्चों को सूचना जो है वो प्रसारित करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज इटसेल्फ बिकम्स अ वेरी पावरफुल टूल ऑफ इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन। भाषा अपने आप में बौद्धिक अनुकूलन का एक बहुत शक्तिशाली उपकरण बन जाती है। तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है सोशल इंटरेक्शन में और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट ये है बाइगोत्स्की बिलीव दैट लैंग्वेज वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट टूल दैट ह्यूमन कुड यूटिलाइज। बाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका मानव उपयोग कर सकता है और अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकता है, अपने थॉट्स को शेयर कर सकता है। और वो मानते थे कि भाषा के तीन रूप होते हैं, जैसे कि नीचे दिया गया है। उन्होंने माना था कि भाषा के तीन जो है रूप हैं। पहला एज वन उन्होंने माना था, जिसमें क्या होता है सोशल स्पीच, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन दैट पीपल यूज टू टॉक विद अदर पीपल। उन्होंने माना था आयु वन जो है उसका मतलब ये है कि सामाजिक भाषण, बाहरी संचार, जो लोग अन्य लोगों के साथ बात करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो पहली फर्स्ट एज इसमें ये थी। सेकेंड एज उन्होंने उसको बोला था प्राइवेट स्पीच, यानी कि अपना इंटरनल कम्युनिकेशन दैट अ पर्सन डायरेक्ट्स टू देमसेल्व्स, इट्स ऑल्सो एन इंटेलेक्चुअल फंक्शन। इसको बोलते थे निजी भाषण, जो यानी कि आंतरिक संचार, जो एक व्यक्ति स्वयं को निर्देशित करता है, यह एक बौद्धिक कार्य करता है। ठीक है। थर्ड एज इन्होंने बोला था साइलेंट या फिर इनर स्पीच, जो हमारे मतलब अंतरात्मा की बात करते हैं, हमारे अंतरात्मा की भाषा। प्राइवेट स्पीच diminishes in its audibility until it become a self regulating function। इन्होंने माना था कि इस थर्ड वाला जो है वो ये है निजी भाषण अपनी श्रव्यता में तब तक कम हो जाता है जब तक कि यह एक स्व विनिमय कार्य नहीं बन जाता। तो इन्होंने इन तीन एजेस को माना था, भाषा के तीन एजेस को माना था, जिसमें एज वन, एज टू एंड एज थ्री था। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट उनकी थ्योरी का एक पार्ट है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे मोर नॉलेजेबल अदर के बारे में, एमकेओ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर बन जाता है एग्जाम्स में। तो इसमें क्या है, एमकेओ क्या होता है? नॉर्मली व्हेन वी थिंक ऑफ एन एमकेओ वी रेफर टू एन ओल्डर एडल्ट, अ टीचर और एन एक्सपर्ट। अगर हमारे सामने बोला जाए मोर नॉलेजेबल अदर, तो हमसे ज्यादा मोर नॉलेजेबल कौन होता है? या फिर एडल्ट होते हैं हमारी फैमिली,
या हमारे आसपास के, या फिर कोई एक्सपर्ट होता है, या फिर कोई टीचर होता है। आमतौर पर जब हम एमक्यू वाले तो एक बड़े वयस्क शिक्षक या विशेषज्ञ का उल्लेख करते हैं, लेकिन इन्होंने माना था कि एमक्यू का मतलब ये नहीं है कि वो टीचर, एक्सपर्ट या हमसे कोई बड़ा ही हो। मोर नॉलेजेबल अदर कोई छोटा भी हो सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक टूल्स भी हो सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल टाइम का अगर हम देखें, पारंपरिक तरीके में अगर हम देखें, तो एमक्यू का मतलब एक ओल्ड पर्सन ही होता था। ओल्डर पर्सन हमारी फैमिली का कोई, हमारे ग्रैंडफादर्स, ग्रेट ग्रैंडफादर्स, उनको हम एक मोर नॉलेजेबल अदर मानते थे। एमक्यूज कुड ऑल्सो रिफर टू अवर फ्रेंड्स। अब एमक्यू को हम अपने फ्रेंड्स भी कह सकते हैं, यंगर पीपल एंड इवन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स एंड सेल फोन्स। आज के जमाने में हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटर्स और सेल फोन्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए हैं, तो वो भी एक तरह से मोर नॉलेजेबल हो गए। आजकल हमें कुछ भी सर्च करना होता है, हम तुरंत गूगल पे सर्च करते हैं, तो गूगल जो है वो हमारे लिए मोर नॉलेजेबल अदर है, यानी कि एमक्यू का रोल प्ले करता है। अगर हम इंटेंस में देखें, यू लर्न हाउ टू स्केट बिकॉज योर डॉटर टॉट यू दिस स्किल। अगर किसी ने बताया कि उसकी डॉटर ने, मतलब मुझे स्केटिंग करना आ गया क्योंकि मेरी डॉटर ने मुझे सिखाया है, तो यहाँ पे जो मोर नॉलेजेबल अदर जो है वो उसकी डॉटर है, यानी कि वो उससे छोटी है। तो जरूरी नहीं है कि एमक्यू जो है वो ओल्डर हो या बड़ा हो हमसे, कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, पीयर ग्रुप हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वीडियोज, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आजकल हम सीखते हैं। तो द एमक्यू इज एनी पर्सन हु हैज अ हायर लेवल ऑफ एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग देन द लर्नर इन सर्टेन टॉपिक। तो यहाँ पर नॉर्मली एमक्यू का मतलब ये है कि जो लर्नर है उससे ज्यादा हायर लेवल एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग वाला पर्सन, जिसको हम एमक्यू बोल सकते हैं, जिसकी योग्यता लर्नर से ज्यादा हो, जिसकी समझ जो है वो लर्नर से ज्यादा हो, उसको हम एमक्यू बोलेंगे। नेक्स्ट है इनका जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि जेडपीडी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? इज द एरिया ऑफ लर्निंग दैट अ मोर नॉलेजेबल अदर असिस्ट द स्टूडेंट इन डेवलपिंग अ हायर लेवल ऑफ लर्निंग। समीपस्थ विकास का क्षेत्र सीखने का क्षेत्र है कि एक अधिक जानकार अन्य, यानी कि एमकेओ, छात्र को उच्च स्तर के सीखने के विकास में सहायता करता है। यहाँ पर जब हम कुछ सीख रहे होते हैं, यानी कि हम अपनी क्लास में होते हैं या अपने घर में होते हैं, तो एमक्यू जो है वो हमें असिस्ट करता है, एक असिस्टेंस का रोल प्ले करता है, जिसमें स्टूडेंट जो है वो अपनी हायर लेवल ऑफ लर्निंग को डेवलप करता है। नेक्स्ट पॉइंट था द गोल इज फॉर द फैसिलिटेटर, यानी कि जो एमक्यू है वो एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है, मतलब एक सहायता प्रदान करता है। The goal is for the facilitator to be less involved as the student develops the necessary skills। जैसे जैसे छात्र आवश्यक कौशल विकसित करता है, एमक्यू का कम शामिल होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जैसे जैसे जो स्टूडेंट है या लर्नर है वो सीखना स्टार्ट कर देता है, वो सीखता जाता है, वैसे वैसे एमक्यू का रोल जो है वो कम होता जाता है। यानी कि हम जब ज्यादा सीख जाते हैं तो हम उन लोगों से नहीं सीखते, मतलब हमारी छोटी क्लास में हमारे टीचर हमें छोटी छोटी चीजें सिखाता है, फिर बाद में तो हम उनसे सीखने नहीं जाते ना, तो उनका रोल हमारी लाइफ में कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को इस हम डायग्राम के थ्रू भी पढ़ेंगे। यहाँ पे जो डार्क ग्रीनिश, यानी कि सेप ग्रीन कलर का जो पार्ट है उसको बोलते हैं टास्क दैट लर्नर कैन नॉट डू इवन विद असिस्टेंस। ये वो एरिया है जहाँ पर लर्नर जो है असिस्टेंस के बिना कोई काम नहीं कर सकता। उसके बाद जो सेकंड वाला है, ये स्काई ब्लू कलर का, ये वो एरिया है टास्क दैट लर्नर कैन डू विद असिस्टेंस। यहाँ पर लर्नर जो है वो असिस्टेंस की सहायता के साथ अपना काम करता है। नेक्स्ट जो है, ये वाला जो सेंटर वाला एरिया है, टास्क दैट लर्नर कैन डू विदाउट असिस्टेंस, या ये वो एरिया है जहां पर जो लर्नर है वो बिना असिस्टेंस के सीखता है। ओके, सो वाइगोत्स्की ने स्वतंत्र समस्या समाधान द्वारा निर्धारित वास्तविक विकास स्तर और बेस्ट मार्गदर्शन में या अधिक सक्षम साथियों के सहयोग से समस्या समाधान के माध्यम से निर्धारित संभावित विकास के स्तर के बीच की दूरी, ये इन्होंने डिफाइन किया था वाइगोत्स्की ने 1978 में। तो इनकी जो डेफिनेशन है, इसको याद करने का एक ही तरीका है, अगर ये एग्जाम्स में आ जाती है तो आपको फर्स्टली ये देखना है कि यहाँ पर बात हो रही है एमक्यू की बात हो रही है, यानी कि एडल्ट गाइडेंस की बात हो रही है, या फिर ऑन इन कोलैबोरेशन विद मोर कैपेबल पीयर्स। तो ये एमक्यू की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये जो डेफिनेशन है ये वाइगोत्स्की ने दी होगी। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, बाकी हम इसको रटेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे। The distance between the actual development level as determined by independent problem solving and the level of potential development as determined through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers। अपने से ज्यादा योग्य दोस्तों के
कोलैबोरेशन में या फिर एडल्ट की गाइडेंस के साथ हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो ये सारी ये जो चीजें आती हैं ये वाइगोत्स्की की थ्योरी में आती हैं। तो अगर ये डेफिनेशन आ जाती है तो आप इसको आराम से टिक कर सकते हैं कि ये वाइगोत्स्की ने दी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देखेंगे ये था, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज एन एरिया ऑफ लर्निंग दैट अकर्स व्हेन अ पर्सन इज असिस्टेड बाय टीचर और पीयर विद स्किल सेट हायर देन दैट ऑफ द सब्जेक्ट। जो जेडपीटी है यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र सीखने का एक क्षेत्र है जो तब होता है जब किसी व्यक्ति को शिक्षक या सहकर्मी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो विषय से अधिक कौशल सेट करता है। मतलब किसी को इस सब्जेक्ट से ज्यादा नॉलेज होती है, वो पर्सन जो है वो मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है समीपस्थ विकास क्षेत्र उसमें एक हेल्प करता है, यानी कि जो मोर नॉलेजेबल अदर यानी कि एम के वो जो है वो उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट था, द पर्सन लर्निंग द स्किल सेट कैन नॉट कंप्लीट इट विदाउट द असिस्टेंस ऑफ द टीचर और पीयर। कौशल सेट सीखने वाला व्यक्ति शिक्षक या सहकर्मी की सहायता के बिना इसे पूरा नहीं कर सकता। तो वो होता है जेडपीडी। जेडपीडी क्या होता है, जहां पर जो लर्नर है वो किसी एमक्यू या फिर किसी हेल्पर के बिना नहीं सीख सकता। तो वो होता है जेडपीडी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ये है, द टीचर देन हेल्प्स द स्टूडेंट अटेंड द स्किल द स्टूडेंट इज ट्राइंग टू मास्टर इन होप्स दैट द टीचर विल नो लॉन्गर बी नीडेड फॉर दैट टास्क। मतलब जब टीचर अच्छे से सॉरी जब स्टूडेंट अच्छे से सीख जाता है, चीजें करने लगता है, तो टीचर का ज्यादा रोल नहीं रहता उसके टास्क को कराने के लिए। तो धीरे धीरे टीचर का रोल कम होता जाता है। ये वही पॉइंट्स है, उनको थोड़ा सा और डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है कि व्हाट चिल्ड्रन कैन डू इन कोऑपरेशन टुडे ही कैन डू इट अलोन टुमारो। मतलब स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि आज चिल्ड्रन जो हम हमारी हेल्प की वजह से, हमारे कोऑपरेशन की वजह से कर रहा है, कल वो उस चीज को अकेले करेगा। तो इसको इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, व्हेन स्कैफोल्डिंग द एमक्यू बिकम्स अ सपोर्टिव टूल फॉर द स्टूडेंट इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि जो जेडपीडी सॉरी स्कैफोल्डिंग बनाते समय एमक्यू जेडपीडी के क्षेत्र में छात्र के लिए एक सहायक उपकरण बन जाता है। जब हमें जेडपीडी बनाना होता है तो उसके लिए जो एमक्यू है वो छात्र के लिए एक हेल्पर का रोल करता है। अब स्कैफोल्डिंग इसमें सेकंड पॉइंट ये दिया हुआ है, इट प्रोवाइड सपोर्ट। यह एक सहायता प्रदान करता है। इट फंक्शंस एज अ टूल, ये एक उपकरण की तरह कार्य करता है। इट एक्सटेंड्स द रेंज ऑफ द वर्कर, यह जो है कार्यकर्ता की सीमा का विस्तार करता है। इट अलाउज टू अकम्प्लिश अ टास्क अदरवाइज इम्पॉसिबल, यह एक कार्य को पूरा करने की अनुमति देता है, भले ही वो कार्य जो है वो इम्पॉसिबल हो, उसको भी करने की अनुमति देता है। इट इज यूज्ड सिलेक्टिवली व्हेन नीडेड, जरूरत पड़ने पर चुनिंदा रूप से उपयोग किया जाता है। तो ये होता है स्कैफोल्डिंग, इसके ये पॉइंट्स थे। तो इन इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है। अब इस इमेज में देख सकते हैं हम, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट जो सर्कल है मतलब व्हाट इज नोन, क्या लर्नर जानता है। सेकंड जो सर्कल है सेंटर वाला, इसमें है गाइडेंस फ्रॉम अ नॉलेजेबल पर्सन, क्या वो किसी नॉलेजेबल पर्सन की हेल्प से जो उसको गाइडेंस मिली है, जो भी नॉलेजेबल पर्सन की गाइडेंस है उसके थ्रू जो होता है। तो ये है हमारा सेकंड सर्कल। थर्ड में क्या है, व्हाट इज नॉट नोन और न्यू स्किल, मतलब क्या हुआ है नहीं जानता है। तो इसके बीच का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, और यहाँ पर ये एमकेओ की हेल्प की वजह से हो रहा है और ये हमारा लर्नर है। तो इस इमेज के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं स्कैफोल्डिंग क्या है और एमकेओ क्या है। तो अभी कुछ और साइंटिस्ट ने भी स्कैफोल्डिंग को डिफाइन किया है। वाइगोत्स्की डिफाइंड स्कैफोल्डिंग इंस्ट्रक्शन एज द रोल ऑफ टीचर्स एंड अदर्स इन सपोर्टिंग द लर्नर्स डेवलपमेंट एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट स्ट्रक्चर टू गेट टू दैट नेक्स्ट स्टेज और लेवल। इन्होंने बोला था शिक्षकों और अन्य लोगों की भूमिका शिक्षार्थियों के विकास का समर्थन करने और उस अगले चरण या स्तर तक पहुंचने के लिए समर्थन प्रदान करने में। तो ये स्कैफोल्डिंग को इन्होंने डिफाइन किया था। ये सिंपल सा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है जो डेफिनेशन, टीचर्स प्रोवाइड स्कैफोल्ड सो दैट the learner can accomplish certain tasks they would otherwise not be able to accomplish on their own। ये जो डेफिनेशन है वो रन्सफोर्ड और ब्राउन एंड
ब्राउन एंड कॉकिंग ने 2000 में दी थी। इसका मतलब ये था शिक्षक जब स्कैफोल्डिंग प्रदान करते हैं ताकि शिक्षार्थी कुछ ऐसे कार्यों को पूरा कर सकें जिन्हें वे अन्यथा स्वयं नहीं कर पाएंगे। मतलब टीचर एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स को प्रदान करता है जिसके थ्रू वो एक बिल्डिंग तैयार करते हैं, यानी कि एक नई नॉलेज बनाते हैं। तो ये होती है स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो ये है, द गोल ऑफ द एजुकेटर इज फॉर द स्टूडेंट टू बिकम एन इंडिपेंडेंट लर्नर एंड प्रॉब्लम सॉल्वर। शिक्षक का लक्ष्य छात्र के लिए एक स्वतंत्र शिक्षार्थी और समस्या समाधानकर्ता बनना है। इन्होंने ये डिफाइन किया था हार्टमैन ने 2002 में। तो ये एक सिंपल सी न्यू डेफिनेशन है और इसको हम अच्छे से याद भी रख सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं ये स्कैफोल्डिंग डिफाइन किया गया है अच्छे से। तो ये था पूरा वाइगोत्स्की के बारे में। थैंक यू सो मच।